और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक और हार की। जी हां, पाकिस्तान को एक और हार इस तरह से मिली है कि 71 साल से जो एक केस चल रहा था, जो निजामों का जो पैसा जमा था लंदन की बैंक में, वो दरअसल हिंदुस्तान ने जीत लिया है और एक तरह से करारी हार मिली है पाकिस्तान को ऐसे वक्त में जब उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं चर्चा कर रही हूं। अनिल गर्ग जी, झटका उस वक्त लगा है पाकिस्तान को जब शायद उसे सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी और ये हार उसको और ज्यादा चोट पहुंचाएगी इससे पहले मिली जितनी भी हार है उससे ज्यादा, क्योंकि पैसा होगा तभी तो वो जो तमाम चीजें चला पा रहा है उसको चलाएगा। देखिए, जहां तक पाकिस्तान को झटकों का सवाल है, पाकिस्तान इसका आदी हो चुका है। पाकिस्तान को कोई पहला झटका नहीं लगा है। पाकिस्तान लगातार झटके खाता है, लेकिन ये उनमें से है जिसका काम है कि मैं नहीं मानूंगा। आप उसको कितना भी समझाएं, वो समझने वाला है नहीं। अभी तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। आपको याद होगा, आप अगर कल की घटनाक्रम से देखें तो पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं वो बिना उसके प्रधानमंत्री को बताए बिना अलग से बैठ के कर रहे हैं। वहां पे कब तख्ता पलट हो जाएगा इसका भी कुछ भरोसा नहीं है। तो इस पैसे का जहां तक सबसे बैठ के कर रहे हैं, वहां पे कब तख्ता पलट हो जाएगा इसका भी कुछ भरोसा नहीं है। तो इस पैसे का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान के पास तो इसमें पैसे नाम की चीज है ही नहीं। उसके लिए तो एक एक रुपया बहुत 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 कीमती है। लेकिन सवाल यह है कि जो उसका है ही नहीं, उसके लिए वो दावा कितना भी करता है उसको मिलने वाला नहीं है। वो कितना भी रोए, इससे उसका क्या होने वाला है। लेकिन उनका दावा ये था जब उन्होंने केस इसमें लड़ा था कि भाई पाकिस्तानी हाई कमीशन को ये दिया गया था, उसके थ्रू दिया गया था। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जब उसके थ्रू आया तो इसका मतलब उन्होंने पाकिस्तान को ये पैसा दिया। सवाल इस बात का है कि जिसने पैसा दिया वो उसका था ही नहीं। जो पूरा हैदराबाद भारत के अंदर मिल गया तो उससे जुड़ा हुआ हर पैसा भारत का है। और फिर पाकिस्तान का हाई कमीशन को क्यों देंगे? हाई कमीशन किस कैपेसिटी में उस पैसे को लेगा? सवाल इस बात का है ना, किसी से कोई डील होगी तो एक नेशन दूसरे नेशन से करेगा। उस वक्त डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता था, इस तरह से पैसा जो है वो दिया जाता था। प्रोसेस वो डायरेक्ट नहीं, वो प्रोसेस नहीं है। डायरेक्टली ट्रांसफर इसलिए हो सकता है कि निजाम की कैपेसिटी नहीं थी पाकिस्तान से डील करने की, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में जमा करा। अगर एक नेशन दूसरे नेशन से करे तो डायरेक्टली दे सकता है, उसको किसी हाई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। जो आप कैपेसिटी की बात कर रहे हो, कैपेसिटी उसमें निजाम के पास नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया। भारत सरकार ने देना होता तो पाकिस्तान को सीधा देता। अगर भारत सरकार को पाकिस्तान से कुछ खरीदना है तो सीधा पैसा ट्रांसफर करेगा। वो निजाम की कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए उसने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, जिसमें वो भी मात खा गया और इसलिए उसको पैसे को फ्रीज कराना पड़ा। जाहिर सी बात है। लेकिन राजीव रंजन जी, ये तमाम टेक्निकलिटीज तो पाकिस्तान के वकीलों को भी पता होंगी। भाई अगर वो इतना बड़ा केस लड़ रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं तो ये तो दलीलें उन्हें भी पता होंगी कि भाई किस तरह से वो परास्त हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोकनी, उन्हें लगा कि चलो लेट्स ट्राई, लेट्स सी क्या होता है, और वो उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो ट्राई में जैसा होता है वो फेल ही हो गए। निश्चित रूप से बुशरा जी, उन्होंने ट्राई किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने फाइट किया लंदन के कोर्ट में, और लंदन के कोर्ट में फाइट करने के बाद जो उनका एक प्ली था कि आप निजाम हमारे अगेंस्ट लड़ नहीं सकता है क्योंकि मैं एक संप्रभु राष्ट्र हूं, तो उसके पक्ष में नीचे के कोर्ट ने, नीचे की अदालत ने फैसला भी सुनाया था। उसके बाद फिर वो अपीलाट कोर्ट में जाता है मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जब फिर हमारा इंडिया, भारत वहां जाके उसको कदम से कदम मिलाकर और फिर आगे का मामला को वो बढ़ाता है। तो ये निश्चित रूप से बात है कि पाकिस्तान को इस बात की जानकारी तो रही होगी, क्योंकि उनके भी अगर लॉयर, उनके एडवोकेट अगर केस देख रहे हैं, केस कर रहे हैं, तो उनको भी कानून का तो जानकारी होगी। लेकिन एक पाकिस्तान को शुरू से आदत है कि सब कुछ पता होने के बाद भी वो एक जबरदस्ती करने वाली जो बात होती है वो हमेशा करते रहते हैं। ये पता है कि हमें तो यहाँ परास्त होना है, निश्चित रूप से परास्त होना है, लेकिन वो अपना जो उनके अंदर की एक क्या कहेंगे जो एविल है वो कभी जाता नहीं है। और वो जाता नहीं है तो फिर उनको परास्त होना पड़ता है। चाहे जिस मुद्दा पे आप देख ले, आज पूरा संसार, पूरा विश्व से उनसे पीछा होते जा रहा है, उनसे हाथ हटाते जा रहा है, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर का जो एक शैतानीपन है वो खत्म नहीं हो पा रही। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ये 304 करोड़ रुपए जो है इनको हैदराबाद की फलाह बहबूद के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इस तरह से खर्च किया जाए कि भाई एक यूनिवर्सिटी वहां पर कायम की जाए, बेहतर यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल वहां पर बनाया जाए। अगर जो निजाम यहां पर थे उन्होंने अगर हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा किया, तो अगर वहां जो लोग तालीम हासिल करेंगे या जो लोग वहां पर इलाज हासिल करेंगे, जाहिर सी बात है वो दुआएं ही देंगे। तो इससे बेहतर तो ना तो जो निजामों के वंशज है उनके लिए और हुकूमत के लिए, दोनों के लिए एक बेहतर तरीका होगा ये।
आपकी बात ठीक है। पहले तो मैं उस पर टिप्पणी कर दूं जो अभी आपने कहा था कि पाकिस्तान को मालूम नहीं था क्या। आप ये देखिए पाकिस्तान और भारत में फर्क क्या है। भारत का वकील वहां लड़ता है तो फीस के लिए नहीं लड़ता, वो बिना फीस लिए 1 रुपया फीस लेकर भारत का पक्ष रखता है। और वहां के वकील लड़ते हैं वो पैसे के लिए लड़ते हैं, वो पैसे एक बड़ी मोटी रकम, जब भी पाकिस्तान के पास देने के लिए पैसे भी नहीं थे तो भी मजबूरी में देते हैं, एक मोटी रकम लेके वहां पे लड़ते हैं। तो दोनों को लड़ने के ही नियत में बहुत बड़ा फर्क है। एक नेशन के लिए लड़ता है, एक पैसे के लिए लड़ता है, और शायद रिजल्ट भी उसी के अनुरूप आते हैं। दूसरा, आपने जो अभी कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जो पैसा अब हैदराबाद जो है तेलंगाना का एक शहर है, वहां पे लोकतांत्रिक सरकार है, वो सरकार उस पूरे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो ये मेरा ये मानना है, ये सारा का सारा पैसा तेलंगाना सरकार को दे दिया जाना चाहिए और वो उसके डेवलपमेंट पे उसे खर्च करे। जो है इतना हो सकता है कि जो हैदराबाद की उस समय निजाम की टेरिटरी थी उसको प्राथमिकता दे वो, लेकिन ये पैसा पूरा का पूरा मेरे हिसाब से उस सरकार को मिलना चाहिए और वो वहां के इस विकास पे खर्च करे। जी, शमूल कासमी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो पैसा है उसके लिए बेहतर होगा, और शायद उनको भी, जो उनके वारिस, उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो किया इस मुल्क के लिए, या अगर उनकी याद में वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें भी ऐसी कोई चीज करनी चाहिए ताकि आगे तक नस्लें भी याद रखें। हाँ नहीं, बिल्कुल। नैतिकता तो यही कहती है कि उन्हें नैतिक आधार के ऊपर ये बात करनी चाहिए अखलाकी तौर से कि अपने स्टेट का, जिस स्टेट से उनका बहुत बड़ा कद बढ़ा है और वो वहाँ के निज़ाम थे, वहाँ के नवाब थे, तो पब्लिक ने उस वक्त अपना हुक्मरान उन्हें माना। तो ये अगर उनके वो वंशज हैं तो उन्हें भी उसे आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसा कोई इदारा वहाँ कायम करें कि हॉस्पिटल बनाएं और एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बनाएं और भारत सरकार उसका सदुपयोग करे। बल्कि मैं तो ये बात कहूँगा कि वो हैदराबाद में नहीं बल्कि भारत सरकार उसे विकास के ऊपर तो यकीनी तौर से भारत सरकार उस पर खर्च कर ही रही है। और भारत सरकार के जो ख़ास तौर से जो अभी आपने कहा कि पाकिस्तान की एक और शिकस्त, इसलिए शिकस्त है जब आदमी ईमानदारी को छोड़ेगा और बेईमानी के ऊपर आएगा तो शिकस्त दर शिकस्त होंगी उसे। और उसी तरह से जैसे हमारी सरकार को क्यों फतह मिल रही है, इसलिए मिल रही है कि क्योंकि देश का जो प्रशासक है, शासक है, वो बहुत ईमानदार है। यानी नरेंद्र भाई मोदी जी वो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और वो इसलिए ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं कि उन्हें ये पता है कि वो 130 करोड़ की बात करते हैं। और जब वो ये बात कहते हैं तो मैं उस वक्त ये महसूस करता हूं और उनके चेहरे को देखता हूं कि ये वो शख्स है कि जिसने प्रैक्टिकली दुख को, दर्द को और एजुकेशन के अभाव को, हर चीज़ को सहा है और देखा है। और ऐसा आदमी 70 साल में पहली बार निकल करके आया। मैं ये बात कह सकता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं और चंद्रशेखर जी भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। मगर उससे पहले की जो प्राइम मिनिस्टर थे यानी, और आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरह से आए हैं, वो एक ऐसी प्रैक्टिकली जमीन से निकल करके आए हैं जहां बहुत लोगों ने इल्जामात लगाए, बहुत लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो लगातार आगे बढ़ते चले गए। और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऐश्वर्य वरदान उन्हें मिला हुआ है और ईश्वर यानी अल्लाह जो है उन्हें सपोर्ट कर रहा है और उन्हें आगे, वरना तो कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके खिलाफ नहीं कही गई। और आज ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के हक में आना, ये निहायत इसके शुभ संकेत हैं और मैं भारत के लोगों को ये बधाई के पात्र हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा उनके वंशज से, जैसे अभी अनिल भाई ने ये बात कही, बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत अच्छा है कि यकीनी तौर से ये भी एक, हम लोग तो यहाँ डिस्कशन ही कर रहे हैं, ये तो सरकार का और उनके बीच का मामला है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो इंटरेस्ट है, वो जो उसका, वो आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ी है, उसकी वैल्यू बढ़ी है, मैं उससे वो इनकार नहीं किया जा सकता। और हम उस चीज को ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई, अगर मजहबी तौर से वो इस बात को मानते हैं तो उन्हें तो 10 लाख पाउंड की भी जरूरत नहीं वैसे, क्योंकि आज भी उनके पास बहुत असासे हैं। मगर फिर भी अगर वो असल रकम को लेकर के और इस नियत के साथ वो बात करें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और ये देश के लिए एक मिसाल भी बनेगी और उनके योगदान को भी लोग फिर याद करेंगे कि हाँ भाई इन्होंने एक ऐसा किया था। वो पिछली जो टीस है कि जो निजाम हैदराबाद को थोड़ा हमें यानी जो भारत सरकार ने जरा सा उन्हें वो किया था कि भाई अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो हम अपने देश को कमजोर नहीं होने देंगे और देश को हम मजबूत, एक देश
श्रेष्ठ देश, आज जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात चल रही है और उसके ऊपर हम आगे चले हैं, तो ये चीज, ये कारवां आगे चलता चला जाएगा। और मुझे तो एक दिन उस दिन का मैं ख्वाब देख रहा हूं कि जिस दिन यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं, हम सब भारतीय होंगे और भारतीय होने के ऊपर हम गर्व करेंगे। हम ऐसी तरफ उस पद्धति की तरफ बढ़ दिए। आप इस तरह की बात कर क्यों रहे हैं शमून कासमी साहब? अभी आप ये बताइए कि कौन जो शख्स हिंदुस्तान में रहता है, क्या वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानता? सब मानते हैं और मानना चाहिए। क्यों कहा कि मैं ऐसा ख्वाब ख्वाब तो ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हकीकत है। आप ख्वाब की दुनिया से बाहर निकल के हकीकत को देखिए। आपने मेरी बात को समझा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ब्रिटिश यानी बर्तानिया के लोग, अमेरिका के लोग अपने नेशंस से, वो नेशंस को सामने रखते हैं, हमें भी अपने नेशंस को ऐसा रखना चाहिए। और मैं एक बात ही महसूस, ये तो आप देख रही हैं, ये तो आप देख रही हैं कि बहुत सारे ऐसे अलगाववादी गुट हैं, ऐसी मानसिकता रखने वाले हैं, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग अभी हैं। उन्हें राष्ट्र को सर्वोपरि जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। उसके लिए नेशन फर्स्ट ही है। हाँ, जो अपने मुल्क में यकीन रखता है उसके लिए नेशन फर्स्ट ही है। तो उन लोगों पर क्वेश्चन करना, ये पूरे जो यहाँ पर जिन्होंने ये फैसला किया कि वो इस मुल्क का हिस्सा बनकर यही रहना चाहते हैं, उस मुल्क उनके ऊपर क्वेश्चन, वो सारे के सारे लोग, मैं किसी एक को उसे नहीं कह रहा हूं। मैं तो अभी आपको बता दूं, मैंने तो कल एक अपने एक प्रोग्राम में, गांधी जयंती के प्रोग्राम में कहा और एक बात कही अधिकारियों से कि देखिए आपके पास बड़ी पावर है। और मैंने एक जुमला का एक शेर पढ़ा बहादुर शाह जफर का। मैं ये बात कहता हूं, मुझे कहने में कहीं संदेह नहीं है, इसलिए कि हमने इस देश के लिए एक ऐसा काम किया है कि करप्शन के खिलाफ हम खड़े हुए, सारा देश आके खड़ा हो गया कि जफर उसे इंसान न जानियो जिसे ऐश में याद खुदा न रही और जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। अभी मैं एक ऑफिस से आ रहा हूं, तो वहां बहुत सारे लोग थे, तो मैंने उससे एक से कहा, मैंने कहा आप हमें बताइए, अगर कोई आदमी कहीं करप्शन कर रहा है तो ये सरकार ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है, बताएं। और जो इससे मुताल्लिक लोग हैं उन्हें बताएं ताकि उन्हें सजा मिल सके। ये सेवा भाव वाले ही काम कर सकेंगे इस देश में, और देश को सर्वोपरि रखना। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक और शिकस्त की, जो उसे लंदन में मिली है और ऐसे वक्त में मिली है जब जाहिर सी बात है उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन ये पैसा अब आएगा कैसे? यानी कि केस जीत तो लिया है हिंदुस्तान ने, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? अब किस तरह से ये पैसा हिंदुस्तान को मिलेगा और क्या इसमें भी कोई रुकावटें आ सकती हैं? क्या पाकिस्तान के पास अभी भी कोई दरवाजे खुले? इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे मैं बात कर रही हूं। राजीव जी, ये बताइए कि अब लोगों के जहन में ये सवाल तो आएगा कि भाई केस तो हमने जीत लिया, लेकिन ये पैसा हिंदुस्तान में कब और कैसे आएगा? बुशरा जी, एक्चुअली जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में हर देश का एक अपना कानून होता है, एक उसका प्रोसीजर होता है। जहां तक इंग्लैंड की बात है, तो इंग्लैंड में भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू का प्रक्रिया है कि आप अगर इस जजमेंट से सहमत नहीं है तो आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। रिव्यू मतलब पुनर्विचार याचिका आप कर सकते हैं। पुनर्विचार याचिका के लिए वो जा सकता है पाकिस्तान। लेकिन हाँ, पुनर्विचार याचिका में फिर वो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेती है। कॉग्निजेंस लेने के बाद जो भी उसको डिसीजन देना होता है, जो भी निर्णय देना होगा, वो निश्चित रूप से देगा। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल से कि अगर पुनर्विचार याचिका का जो मेन, चाहे इंडिया का हो या इंग्लैंड का हो, उसका जो मेन मुद्दा होता है क्या होता है, अगर इनके पास कुछ ऐसा एविडेंस आता है, कुछ ऐसी बातें आती है जो कि उनको ये लग रहा होगा कि कोर्ट ने इस मुद्दे को कंसीडर नहीं किया, इस डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं किया और इस तथ्य को कंसीडर नहीं किया, तो उस स्थिति में कोर्ट उसको एडमिट कर सकती है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, इसमें किसी भी तरह का तथ्य विहीन सारी चीजें आ रही हैं, जस्ट फाइल द रिव्यू पिटीशन एंड क्यूरेटिव पिटीशन, इन दैट वेरी सिचुएशन कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगी। जहां तक मुझे लग रहा है, जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, कि ये जो मामला है, जो कि 70-71 साल का मामला है, इसमें नीचे के कोर्ट से फिर अपील में आता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद जो सारी तथ्यों को निश्चित रूप से इसमें जिरह कर ली गई है, उसका निश्चित रूप से उसका अनुपालन किया गया है, उसके बाद ये जजमेंट आया है जो आज आप देख रहे हैं, जो वेडनेसडे को जजमेंट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन का जजमेंट नहीं है और एक दिन का जजमेंट पास नहीं हुआ। इसमें 71 साल का आप समझ सकते हैं कि पुरजोर मेहनत है, चाहे दोनों पक्षों का है। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो क्या करना चाहता है। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं बता दूं कि
उनके पास किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं है जो हमारा जो पक्ष है, जो हमारा क्योंकि आप ये देखिए कमेंट जब किया है, जब कोर्ट ने कमेंट किया है तो कोर्ट ने कमेंट करने में ये भी कहा है, पहली बात तो तमाम जितने भी दावे थे उनको खारिज किया और ये भी कहा कि जो पूरा प्रोसेस है उसका दुरुपयोग किया गया है, जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग किया गया है, तो इतना हार्ड कमेंट भी किया गया है उसको लेकर। करेक्ट। तो इसमें कमेंट तो किया ही है, तो अब तो मुझे नहीं लगता ऐसे तो उनको जाना नहीं चाहिए, लेकिन उनके अंदर चूंकि एक शैतान वाली आदत होती है तो हो सकता है वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से अब पैसे हमारे पास आएंगे। वहां का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है, ऑर्डर सुना दिया है। अब जो वहां का प्रक्रिया है कि अब एक देश से दूसरे देश में जो पैसे को भेजना है उसका जो प्रोसेस होता है, उसका जो प्रोसेस है उसका ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट का जो भी अटॉर्नी है, जो ऑथराइज है पर्सन, जो फॉरेन मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनका जो है वो देखेगी इस मामला को कि हमें उस पैसे को अब लाना कैसे, किस अकाउंट्स में आएगा। इस चीज का भी बहुत बड़ी मुद्दा है। बिल्कुल, क्योंकि अनिल गर्ग जी ये देखें कि हमने केस इसलिए लड़ा क्योंकि हमें उन 304 करोड़ रुपए की जरूरत है, या फिर उसे लेकर हम यहाँ पर पता नहीं क्या बदलने जा रहे हैं, बल्कि एक आपकी अना की लड़ाई होती है भाई कि हमारा पैसा था तो हमारे पास ही होना चाहिए, ये हमारा ही था, किसी और देश में क्यों जाए, वो भी एक ऐसे देश में जिसके वो उस पैसे का पता नहीं क्या इस्तेमाल करे। क्योंकि उसने ये कहा कि भाई हथियार के बदले मिला था, अभी भी हथियार लेते वो करते हैं, वो पूरा प्रोसेस जो है पाकिस्तान का अभी भी जारी है। तो ये भी देखने की जरूरत है और ये बताने की और समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी गई है कि उन 304 करोड़ की हमें बेपनाह जरूरत थी, पाकिस्तान की तरह नहीं, बल्कि ये हमारी ईगो की, हमारी अना की लड़ाई थी जो हमने जीती है। देखिए, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। भारत हमेशा अपनी सच्चाई और ईमानदारी पे हमेशा खड़ा है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ये केस शुरू हुआ था उस समय की एक घटना, 1948 में कबायलियों के बेस में पाकिस्तान पे हम पे हमला किया और हमारे खिलाफ लड़ाई शुरू की। उसके बावजूद भी हमने जो उसको वादा किया था 54 करोड़ रुपए देने का, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीमेंट पे लिखा गया था, वो उसके बावजूद हमने उनको पैसे दिए। ये हमारी ईमानदारी है। नहीं तो लड़ाई होने के बाद हम चाहते तो उस पैसे को नहीं दे सकते थे, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक बात। उसके बाद यहां तक बात है आपके पैसे की, लंदन में जो पैसा है इसके लेने के दो तरीके बताए गए हैं। एक तो ये पैसा हमारा है और हमें लेना चाहिए, कितना बड़ा है उसका वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि जो पैसा हमारा है उसको हम क्यों ना लें। दूसरी बात, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है, जहां जहां हमारा जो हक है, चाहे वो भारत के हिस्से में हो चाहे वो संसार के किसी हिस्से में हो, भारत सरकार उसको किसी भी तरीके से, लीगल तरीके से या दूसरा सरकार के दबाव से उसको लेके रहेगी। ये एक संदेश है सारे मुल्कों को कि भाई भारत का जो हिस्सा बनता है या जो हक है किसी भी रूप में, वो भारत सरकार उसको लेने में पीछे नहीं हटेगी। तो ये एक संदेश देने की कोशिश भी रही है और भारत इस संदेश देने में कामयाब रहा है, फतेह हासिल किया है और बड़े मुबारक दिन ये फैसला आया है। देश 150वीं जयंती गांधी जी की मना रहा है, पूरा देश, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित उनकी पूरी जिंदगी रही है और सत्य की जीत के रूप में भारत की जीत इस मुबारक दिन पर आई है। बिल्कुल, और उसको उसी तरह से सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि जो बापू ने हमें पाठ पढ़ाया कि किस तरह से बिना हथियार उठाए भी हम पूरी जंग जीत सकते हैं। और आज भी आप ये देखें अनिल गर्ग साहब कि अभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब यूएनजीए में खिताब किया तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं है, और ये एक तरह का साफ बिल्कुल मैसेज दे दिया। और 150वीं जयंती पर फिर से हमें याद करना चाहिए कि ये धरती किसकी है, धरती बापू की है, जिन्होंने कभी नहीं सिखाया कि आप हथियार उठाएं, बल्कि ये कहा, हालांकि आज के जमाने में कोई ये कहे कि भाई एक चाटा मारे दूसरा गाल आगे कर दो तो लोग चाटा ही मार देंगे, लेकिन फिर भी एक तरह की सीख तो है जिसे हमें जिंदा करने की जरूरत है। देखिए, मेरे को लगता है जो चांटे वाला मुहावरा है बापू जी के कोड करके जो इस्तेमाल किया जाता है वो ठीक ढंग से पेश नहीं किया जाता। उनका कहना था कि अगर कोई गलती करता है तो हमें उसको सुधारने का मौका देना चाहिए, आंख के बदले आंख मांगने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत पे कोई हमला करेगा और भारत उसका जवाब नहीं देगा, तो ये इसको गलत तरीके से कोड किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट भाषा में कहा है कि हमारी जो नीति है वो युद्ध नीति नहीं है, हम लोग शांति के लिए हैं, हम सत्य के लिए हैं, लेकिन हमारी जो विदेश नीति है वो बड़ी साफ है कि हम किसी पे पहला हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम देश की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। अगर हमारे देश की सीमा पर कोई आंख उठाएगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हमारी नीति ये भी है जी। अभी आपने सुना होगा हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी ने कहा कि भारत की जो परमाणु नीति है वो ये है कि हम पहले परमाणु बम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत की सुरक्षा पे खतरा होगा और फिर हम भी इस नीति को पकड़े बैठे रहेंगे। यानी हमारे लिए पहल है वो सबसे बड़ी है
मुल्क की सुरक्षा, उसके लिए अगर नीति में कोई परिवर्तन करना पड़ा तो हम करेंगे। और इसके लिए हम गांधी जी के रास्ते पे नहीं चले, ऐसा नहीं कहा जा सकता। गांधी जी का जो कहना है सत्य और अहिंसा का, वो देश के इनसाइड है, लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। बिल्कुल। और शमूल कासमी साहब, ये भी समझने की बात है, चाहे किसी भी तरह से, ये तो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हम बार बार कहते हैं कि भाई हम ही से जन्मा है, हम ही से टूटकर वो गया है और उसने ये फैसला किया और वहां पर लोग रहे और बाकी लोग हिंदुस्तान में रहे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी मुल्क अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह से आंख उठाकर देखेगा तो हम उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, ये याद रखना चाहिए किसी भी मुल्क को। और दूसरी बात ये भी कि लड़ाई फिर चाहे इस तरह की हो या फिर उस तरह की हो, जीती तो जाएगी। देखिए, पहली बात तो जो भारत का अभी तक जो दृष्टिकोण रहा है वो यही है कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हिंसा में नहीं। और यही वजह है कि आज बापू की 150वीं जयंती में सभी ने ये कहा है, और मैं अभी ये बात कहना चाहता हूँ कि अहिंसा का पाठ पढ़ाकर हिंसा को रोका जा सकता है, और यही बापू का संदेश था। और जहाँ तक जो आपने कहा इस चीज़ का कि देखिए जो अलग अलग मुल्क हैं, मैं आपको ये व्याख्या करना चाहता हूँ उसकी कि माई होम इंडिया, मेरा हिंदुस्तान मेरा घर है। अगर मेरे घर पर कोई एक आदमी आके नाजायज़ आक्रमण करता है, मेरी एक ईंट को भी हाथ लगाता है, 1 इंच ज़मीन मुझसे लेना चाहता है, तो मैं उसके लिए अपनी जान दे देता हूँ। और किसी कीमत पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि मेरे घर पे कोई आक्रमण करे या कोई कब्जा करे। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर मैं उसी बात को पहले आपसे कह रहा था कि वही भावनाएं जो हैं हमारे अंदर होनी चाहिए, कि जब तक वो भावनाएं प्रकट नहीं होगी कि मेरा हिंदुस्तान, मेरा मुल्क, मेरा घर है, अगर मेरा मुल्क कमजोर होगा तो मैं कहां रहूंगा सुकून से। मैं पिछले दौर की बात कहता हूं, इसका मजहबों से कोई ताल्लुक नहीं, शासकों का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, ओके। एक मुस्लिम आक्रमणकारी जब आता था तो यहां वो ये नहीं देखता था, वो शासक ये नहीं देखता था कि सामने वाला उसके मजहब का मानने वाला है या नहीं है। एक अगर कोई दूसरे मुल्क दूसरे मजहब का मानने वाला आता था तो वो ये नहीं देखता था कि सामने वाला कौन है। यहाँ क्रिश्चियनों की भी, यहाँ पुर्तगालियों की भी हुकूमत रही है, क्रिश्चियनों की भी रही है, यहाँ मुसलमानों ने भी रोल किया है। उनके रोल के सामने अगर कोई आड़े आया है तो उन्होंने बख्शा नहीं है। तो इसलिए हमें अपने मुल्क को मजबूत रखना, और इसलिए मजबूत रखना बुशरा, इसलिए मजबूत रखना कि तमाम पैगंबरों की, तमाम ईश्वर दूतों की ये संस्कृति है, सुन्नत है कि अपने मजहब से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, ये हमारे मजहब का हिस्सा भी है। इसीलिए मैं बात कहता हूं बार बार कि जो मौजूदा सरकार ने जो एक राष्ट्र की भावनाओं को लोगों के अंदर बनाने की कोशिश की है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये छोटी मोटी जो चीजें आ रही है बुशरा, मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी खत्म होंगी और हम बहनों और भाइयों की तरह रहेंगे। हमारे अभी भी रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी रहते हैं और हमेशा से रहते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आने के लिए। और इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही।